हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह जो क्लास है वह बिहार में जो पॉलिटेक्निक की वैकेंसी आने वाली है कम से कम 122 पदों पे, फिर केवीएस में, एनवीएस, ईएमआरएस और बिहार के 10+2 स्कूलों में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, एवं डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और राजस्थान लाइब्रेरियन के सभी ग्रेड 2 एवं ग्रेड 3 के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। और इस क्लास में मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक क्यूआर कोड दिया गया है जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो, वह आपको प्राप्त होगी। आप नीचे दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूनिट 3 शुरू किए थे और यूनिट 3 में हम लोग सेट 1 कर चुके हैं, जिसमें मैं लगभग 60 या 70 प्रश्न कराया हूँ। और इसी कड़ी में यह सेट 2 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आप मेरे साथ साथ उसका आंसर देने का भी प्रयत्न करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से कोई भी डाउट आप हमसे साझा कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे SOSIG जिसे कहते हैं, यूके बिकेम ऑपरेशनल, यानी सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे यूके कब चालू किया गया था। तो ए ऑप्शन है जून 1994, बी ऑप्शन है जून 1993, सी ऑप्शन है अगस्त 2000 और डी ऑप्शन है अगस्त 2001। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, जून 1994 में। SOSIG, जिसका फुल फॉर्म होगा सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे, यह जून 1994 में चालू की गई थी। और इसका एडिशनल और जानकारी मैं आपको बताऊं तो यह जुलाई 2006 में इंस्टीट्यूट के साथ मर्ज कर दिया गया था। और पूछा जाए कि इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो इंस्टीट्यूट की स्थापना भी जुलाई 2024 में हुई थी। और इसे इंड इंस्टीट्यूट खत्म कब किया गया, यानी बंद कब कर दिया गया, तो 2011 ईस्वी में इंस्टीट्यूट को इंड यानी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग आर सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे, लिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान सूचना द्वार है। तो इसका ऑप्शन ए हो गया RUDI, बी ऑप्शन है सोशियोसाइट, सी ऑप्शन है SOSIG और डी ऑप्शन है SSRN। तो देखिए दोस्तों, जो निम्नलिखित में से जो सामाजिक विज्ञान का सूचना द्वार जिसे कहा जाता है वह सोशियोसाइट होता है, साथ में SOSIG भी होता है और SSRN भी होता है। परंतु RUDI सामाजिक विज्ञान सूचना का द्वार नहीं कहा जाता है और SOSIG की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर BCDR करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को रूडी का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए परीक्षाओं में, तो इसका होता है रिसोर्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट इंटरनेशनल। आप मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। रिसोर्स, तो ये जो रिसोर्स फॉर अर्बन डेवलपमेंट इंटरनेशनल है वह रूडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग सेकेंडरी सोर्सेज। इसमें बताना है कि ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन में सारे सेकेंडरी सोर्स दिए हुए हैं और इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो जिसकी जिसकी उत्पत्ति जब हुई है उसका आप सभी ईयर जरूर याद कर लेंगे, ताकि उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट, तो बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट जो है 1926 ईस्वी में यह आया। और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो यह 1907 ईस्वी में आई। और लीजान की स्थापना 1969 में की गई थी।
और इंडेक्स मेडिकस 1879 ईस्वी में आया था। तो इसे क्रम से अगर सजाया जाए, पहले बी आ जाएगा जो कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है 1907 ईस्वी, फिर ए बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा जो कि 1926 ईस्वी में है, और उसके बाद यहाँ पे उससे भी पहले 1879 में इंडेक्स मेडिकस आया था, इसलिए शुरू में डी हो जाएगा, फिर बी हो गया, फिर ए, और अंत में सी हो जाएगा लीजा 1969। लीजा का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। और इसे क्रम से सजाएं तो डी बी ए सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन डी में डी बी ए सी दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केमिकल एक्सट्रैक्ट सीज इट्स प्रिंट पब्लिकेशन इन। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का जो प्रिंट पब्लिकेशन था वो कब बंद कर दिया गया? ए ऑप्शन है 2009, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 2011 और डी ऑप्शन है 2012। तो देखिए जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है वह 1907 ईस्वी में आई थी, और यह एक वीकली प्रकाशन थी, ठीक है। और इसको जो प्रिंट संस्करण है वह 2010 ईस्वी से बंद कर दिया गया। 2010 के बाद इसका प्रिंट संस्करण छपना बंद हो गया। और जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है वह 1907 में स्टार्ट तो किया गया था, परंतु पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो यह CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस यहाँ नहीं होगा। CAS का मतलब यहाँ हो जाएगा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, जो कि अमेरिका में स्थित है। एक अमेरिकी के केमिकल सोसाइटी है, उसी के अंतर्गत आती है। इसी के द्वारा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का पीरियोडिकल को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एन इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ थियोरस इज टू नॉलेज क्लासिफिकेशन। ये ऑप्शन है, यानी थियोरस का एक अनिवार्य कार्य क्या है? तो ए में दिया हुआ है नॉलेज क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ मीनिंग, सी ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, और लास्ट डी ऑप्शन है नॉलेज इंजीनियरिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो देखिए, नॉलेज क्लासिफिकेशन जो है वह थियोरस का एक अनिवार्य कार्य नहीं है, जबकि ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स करना यानी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ मीनिंग, थियोरस के अंतर्गत जो होता है, जो सिमिलर मीनिंग्स होते हैं उसका ग्रुपिंग को एक जगह करना, यह थियोरस के अंतर्गत आता है। रिप्रेजेंटेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, और यह दो जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको भी बताने का कार्य करता है। जबकि नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नहीं आता है, यह तो इंस्पेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये और ये नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बी और सी आर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी दिया हुआ है उसमें बी और सी आर करेक्ट दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी जैविक सार डाटाबेस किसके द्वारा निर्मित है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है एल्सेवियर, सेकंड ऑप्शन है क्लेरिवेट एनालिटिक्स, और सी ऑप्शन है प्रोक्वेस्ट, जबकि डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लेरिवेट एनालिटिक्स। जो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है वो क्लेरिवेट एनालिटिक्स के द्वारा निर्मित किया गया था, और यह इसका पब्लिकेशन सन 1926 ईस्वी में की गई थी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बायोग्राफिकल डाटाबेस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, भारतीय वैज्ञानिकों का जीवनी डेटाबेस का एक उत्पाद है। ए ऑप्शन है इन्फिलिमनेट, बी ऑप्शन है निसार, सी ऑप्शन है निस्केयर और डी ऑप्शन है देसी डॉग। तो आपको बताना है इसमें कि जो भारतीय वैज्ञानिकों का जो जीवनी का डाटाबेस होता है वह किसका एक उत्पाद है। तो इन्फिलिमनेट तो यूजीसी द्वारा स्थापित की गई थी, वह भी 1991 ईस्वी में, और निस्केयर का स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। आप सभी देसी डॉग की स्थापना कब हुई थी वह बताएंगे, और निषाद की स्थापना जो हुई थी 1977 ईस्वी में हुई थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही बी ऑप्शन निषाद हो जाएगा। निषाद में ही भारतीय वैज्ञानिकों का जीवनी का जो डाटाबेस होता है
वह एक उत्पाद के रूप में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दी स्टडी एब्रोड इज ए एन, यानी विदेश में अध्ययन एक है। ए ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया है, बी ऑप्शन है ईयर बुक है, सी डायरेक्टरी है, या डी हैंडबुक है। तो जो विदेश में अध्ययन यानी स्टडी एब्रोड जो होता है वह एक प्रकार का ईयर बुक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश्ड फ्रॉम, लाइब्रेरी हेराल्ड किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ए होता है कोलकाता से प्रकाशित होता है, अथवा बी बेंगलोर, सी दिल्ली, और डी लखनऊ। तो लाइब्रेरी हेराल्ड जो होता है इसका जो पब्लिकेशन होता है वह दिल्ली से किया जाता है, और यह एक प्रकार का त्रैमासिक पत्रिका जिसे हम लोग क्वार्टरली कहते हैं होता है। और इसका जो पब्लिकेशन शुरू हुआ था यह 1958 ईस्वी से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज द चीफ एडिटर ऑफ लाइब्रेरी हेराल्ड, निम्नलिखित में से किसने लाइब्रेरी हेराल्ड के मुख्य संपादक के रूप में कार्य किया है? तो ए ऑप्शन है प्रोफेसर कृष्णा कुमार, बी ऑप्शन है प्रोफेसर सीपी वशिष्ठ, सी ऑप्शन है प्रोफेसर एन के गोयल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। इनमें से जो तीनों हैं प्रोफेसर कृष्णा कुमार, प्रोफेसर सीपी वशिष्ठ और प्रोफेसर एन के गोयल जो हैं वह लाइब्रेरी हेराल्ड के कभी ना कभी मुख्य संपादक के रूप में कार्य किए हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि करेंट 2024 ईस्वी में अभी जो है लाइब्रेरी हेराल्ड के मुख्य संपादक के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रश्न में हो जाएगा डॉक्टर राकेश कुमार भट्ट। जो राकेश कुमार भट्ट हैं वह वर्तमान में लाइब्रेरी हेराल्ड के मुख्य संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब डाटा दैट वेयर ओरिजिनली corrected at any earlier time by a different person for a different purpose, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन डेटा का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो मूल रूप से एक अलग व्यक्ति द्वारा एक अलग उद्देश्य के लिए पहले के समय में एकत्र किए गए थे? तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन है प्राइमरी डाटा, बी है सेकेंडरी डाटा, सी है टर्शियरी डाटा, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, डी ऑप्शन है फील्ड स्टडी नोट। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंडरी डाटा, जो डेटा का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है और एक अलग व्यक्ति द्वारा एक अलग उद्देश्य के लिए पहले के समय में जो एकत्रित किए गए थे वह एक प्रकार का सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस डाटा का निर्माण करता है वह प्राइमरी डाटा के अंतर्गत आता है, जबकि उसको एकत्र करने का कार्य और एक जगह करने का कार्य और फिर उपलब्ध कराने का कार्य जो होता है वह सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट्स इन प्रिंट वर्जन ऑफ लीजा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू, यानी लीजा के प्रिंट संस्करण में सार के अनुसार व्यवस्थित कर रहे हैं। यह किसके अनुसार व्यवस्थित होते हैं? तो ए है डिविडिसिमल क्लासिफिकेशन, बी है कोलोन क्लासिफिकेशन, सी है ए स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, और डी ऑप्शन है यूडीसी। तो इस प्रश्न में आप लोग कहीं ना कहीं डीडीसी आंसर मार सकते हैं, सही कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी हो जाएगा, ये स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि यह लीसा के प्रिंट संस्करण में सार के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए पूछा जा रहा है। तो सार का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ए स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीजा की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, और यह एक प्रकार का मंथली प्रकाशन करता है, और शुरू शुरू में यह त्रैमासिक हुआ करता था, लेकिन 1964 ईस्वी से यह मंथली प्रकाशित होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? यह प्रश्न बहुत ही आसान है और मैं पहले भी करा चुका हूँ। ए ऑप्शन है 20 स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी फर्नीचर, बी ऑप्शन है नासा रिपोर्ट, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी क्वार्टरली, और डी ऑप्शन है लीजा। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि लीजा जो है वह सेकेंडरी सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आती है,
इसलिए यह प्राइमरी सोर्स नहीं है। जबकि बीस स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी फर्नीचर जो है वह प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आती है। नासा का जो रिपोर्ट होता है वह प्रथम बार प्रकाशित होता है, तो इसलिए यह प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। लाइब्रेरी क्वार्टरली भी प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, लीजा, जो कि एक प्रकार का सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स इज अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। ए ऑप्शन है डिलीप मैगजीन, बी ऑप्शन है जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी क्वार्टरली और डी ऑप्शन है लाइब्रेरी ट्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ए हो जाएगा। डिलीप मैगजीन जो होता है वह केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होता है और यह जुलाई 2017 से पब्लिश हो रही है। जुलाई 2017 से पब्लिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग जर्नल्स अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। देखिए ये जो दिया हुआ है प्रश्न में उसे जो प्रकाशन हुआ है उसके वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करनी है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है इंजीनियरिंग इंडेक्स न्यूयॉर्क, तो यह 1884 ईस्वी से प्रकाशित किया जा रहा है। ह्यूमैनिटीज इंडेक्स की बात करें तो यह 1963 से प्रकाशन इसका हो रहा है। और इंडेक्स मेडिकस बधिष्ठा की बात करें तो यह 1879 से प्रकाशन किया जा रहा है। जबकि एग्री इंडेक्स जो होती है रोम से प्रकाशन किया जाता है, यह 1975 ईस्वी से प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसे क्रम में सजाया जाए तो आप लोग देख पाएंगे कि सर्वप्रथम जो है 8079 होगी, उसके बाद 8084 यानी पहले सी ऑप्शन, फिर ए, उसके बाद बी ऑप्शन ह्यूमैनिटीज इंडेक्स न्यूयॉर्क और लास्ट में डी ऑप्शन जो है एग्री इंडेक्स रोम हो जाएगा। तो सी ए बी डी यह क्रम सही है और यह क्रम ऑप्शन बी में है। तो सी ए बी डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कॉम्पेंडेक्स इज एन इंजीनियरिंग बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस पब्लिश्ड बाय। कॉम्पेंडेक्स जो है वह इंजीनियरिंग सूची का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है एल्सेवियर, बी ऑप्शन है प्रोक्वेस्ट और सी ऑप्शन है आई ट्रिपल ई, डी ऑप्शन है वेब ऑफ साइंस। तो कॉम्पेंडेक्स जो होता है वह 1884 ईस्वी से प्रकाशित किया जा रहा है और ये इसका प्रकाशन एल्सेवियर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। प्रकाशन के अपने पहले वर्ष के आरोही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करनी है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है बीएनबी, तो बीएनबी की जो स्थापना हुई थी और मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूं कि इसका प्रकाशन वीकली होता है और यह 1950 से में प्रकाशित हुई थी प्रथम बार। आईएनबी 1958 और कॉम्पेंडेक्स जैसे कि मैंने पिछले ही प्रश्न बताया था कि इसका प्रकाशन 1884 ईस्वी से हो रहा है और रोजेट थ्रेजर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स का प्रकाशन 1852 ईस्वी से किया जा रहा है। तो इसे क्रम में सजाएंगे तो सर्वप्रथम 1852 यानी रोजेट थ्रेजर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आ जाएगी, यानी प्रथम ऑप्शन में डी होना चाहिए जो कि सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। और डी के बाद हो जाएगा सी और सी के बाद ए और बी, यानी डी सी ए बी। इस प्रश्न का सही क्रम हो जाएगा डी सी ए बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एग्रीस इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ए ग्लोबल डाटाबेस ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन स्टार्टेड फंक्शनिंग सिंस। यानी एग्रीस जो कि एक कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, वह कृषि सूचना का एक वैश्विक डेटाबेस है जिसने कब से काम करना शुरू कर दिया है। तो ए ऑप्शन है 1972, बी ऑप्शन है 1973, सी ऑप्शन है 1975 और डी ऑप्शन है 1978। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी सी हो जाएगा। 1975 ईस्वी से एग्रीस कार्य करना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्रिस 2.0 वाज रिलीज ऑन। एग्रिस तो आप लोग जान गए कि 1975 ईस्वी से कार्य कर रहा है, परंतु एग्रिस 2.0 तो कब जारी किया गया था यह आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है 5 दिसंबर 2013, बी ऑप्शन है 15 दिसंबर 2013 और 5 दिसंबर 2015
और डी ऑप्शन है 15 दिसंबर 2015। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ए हो जाएगा। 5 दिसंबर 2013 से एग्रिस 2.0 को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इंडेक्स टूल्स आर यूज्ड इन एग्रिस डाटाबेस। एग्रिस डाटाबेस में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण उपकरण उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन है एलसीएसएच का प्रयोग किया जाता है, या सीरियल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का हम लोग प्रयोग करेंगे, या इसके इंडेक्सिंग टूल बनाने में हम लोग एग्रोबॉक का प्रयोग करेंगे, या डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो एग्री का डेटाबेस होता है उसका अनुकरण यानी इंडेक्सिंग टूल के रूप में हम लोग एग्रोबॉक का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ह्यूमैनिटीज इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। ह्यूमैनिटीज इंडेक्स यानी मानविकी सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ए ऑप्शन है एल्सेवियर, बी ऑप्शन है प्रोक्वेस्ट, सी ऑप्शन है IEEE और डी ऑप्शन है वेब ऑफ साइंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोक्वेस्ट। प्रोक्वेस्ट द्वारा मानविकी सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है और यह 1963 ईस्वी से इसका प्रकाशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट यानी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया लिस्टा, इज अवेलेबल थ्रू। पुस्तकालय सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी सार लिस्टा के माध्यम से उपलब्ध है। ए ऑप्शन है एल्सेवियर, बी ऑप्शन है इबेस्को होस्ट, सी ऑप्शन है प्रोक्वेस्ट और डी ऑप्शन है साइंस डायरेक्ट। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी इबेस्को होस्ट हो जाएगा। जो लिस्टा है, लिस्टा का जो प्रौद्योगिक सार हमें उपलब्ध होता है वह इबेस्को होस्ट के माध्यम से उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फैक्ट्स ऑन फाइल इज पब्लिश्ड बाय। फैक्ट्स ऑन फाइल किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ए ऑप्शन है HW विल्सन, बी ऑप्शन है RR बाउकर, सी ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और डी ऑप्शन है फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज सर्विस। तो जो फैक्ट्स ऑन फाइल जो होता है वह फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज सर्विस द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। फैक्ट्स ऑन फाइल जो है वह एक प्रकार का साप्ताहिक पत्रिका है, वीकली पत्रिका है और यह एक प्रकार का वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट है। वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है अगर पूछ लिया जाए तो यह एक प्रकार का वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट है और यह 1940 ईस्वी से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फैक्ट्स ऑन फाइल कैन बी ग्रुप्ड अंडर। फैक्ट्स ऑन फाइल इसके तहत समूहीकृत किया जा सकता है। ए ऑप्शन है प्राइमरी सोर्स, बी ऑप्शन है सेकेंडरी सोर्स, सी ऑप्शन है टर्शियरी सोर्स और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत जो आती है वह एक प्रकार का थेसिस आ जाएगी इसके अंतर्गत, क्योंकि प्राइमरी सोर्स या न्यूज़पेपर भी आ जाएगी। इसके एग्जाम्पल में प्राइमरी सोर्स जो होता है, जो प्रथम बार उस डाटा को प्रकाशित किया जाता है वो प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आता है, जबकि इसी का संकलन करके हमें उपलब्ध कराया जाता है तो वह सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आता है। और टर्शियरी सोर्स हम उसे कहते हैं जब हम सेकेंडरी सोर्स तक पहुंचने के लिए यह एक मार्ग प्रशस्त करता है या बताता है, तो यह टर्शियरी सोर्स के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सेकेंडरी सोर्स में हम लोग बिब्लियोग्राफी बुक्स आ जाएंगे, जबकि टर्शियरी सोर्स में बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी आती है। तो फैक्ट्स ऑन फाइल जो है वह सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आती है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फैक्ट्स ऑन फाइल जो है वह सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सप्लीमेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक माना जाता है। ए ऑप्शन है बायोग्राफी, बी ऑप्शन है डायरेक्टरी, सी ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया और डी ऑप्शन है गेजेटियर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सी हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया को सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NUCSSI, इज द डाटाबेस ऑफ यानी भारत में वैज्ञानिक धारावाहिकों की राष्ट्रीय संसूची
NUCSSI का डेटाबेस है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ नेस्डॉक है, या निस्केयर, डेसीडॉक, या डी ऑप्शन डेलने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निस्केयर जो है वह नुस्की का एक डाटाबेस है, और NUCSSI जिसको इनिशिएट किया गया था 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम बताएं, अगर न्यूस्की का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए NUCSSI का, तो यहाँ दिया हुआ है, इसे याद कर लेंगे, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट ऑफ नेस्डॉक? निम्नलिखित में से कौन सा नेस्डॉक का वो एक उत्पाद है? तो ए ऑप्शन है यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल्स एंड सीरियल्स इन इंडिया, जो कि नेस्डॉक का एक उत्पाद के अंतर्गत आता है, जो कि सही दिया हुआ है। यूनियन कैटलॉग ऑफ CD-ROM डाटाबेस इन सोशल साइंस लाइब्रेरीज इन इंडिया, यह भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन इंडिया, जो कि नेस्डॉक का ही एक उत्पाद है, यह भी ऑप्शन सही है। डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जो भी ऑप्शन सोशल साइंस से संबंधित होगा, वह कहीं ना कहीं नेस्डॉक का ही एक उत्पाद होता है, अक्सर देखा गया है। इसलिए ये जो ABCD जो चारों ऑप्शन है वह नेस्डॉक का ही एक उत्पाद है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। ABCD आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DJLIT इज पब्लिश्ड एज। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसके रूप में प्रकाशित किया जाता है? तो ए ऑप्शन है मंथली, बी ऑप्शन है बाई मंथली, सी ऑप्शन है क्वार्टरली, और डी ऑप्शन है फोर्टनाइटली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाई मंथली। डेसीडॉक जर्नल ऑफ जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका पब्लिकेशन बाई मंथली होता है, और इसका प्रकाशन सन 1981 ईस्वी से किया जा रहा है। ईस्वी भी याद कर लेंगे, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बाई मंथली जो 2 महीने पर एक बार प्रकाशन किया जाता है उसे हम लोग बाई मंथली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाज फाउंडेड बाई। SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन है नील मेघनन, बी ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, सी ऑप्शन है PN कौला, और डी ऑप्शन है CP वशिष्ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा 1964 ईस्वी में SERLS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इज प्रिंट पब्लिकेशन इन द ईयर। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो प्रिंट पब्लिकेशन होता है उसका प्रकाशन कब बंद कर दिया गया था? तो इसका प्रश्न यहाँ पे दो आंसर है, और दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 2012 दिया हुआ है और यहाँ 2010 दिया हुआ है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो इसका जो प्रिंट प्रकाशन करना जो हुआ वह 2012 में बंद हो गया, और अगर पूछा जाए कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रिंट ही करना कब बंद हुआ, यानी प्रिंट उसका लास्ट प्रिंट कब हुआ था, तो वह 2010 ईस्वी में हुई थी। तो प्रिंट प्रकाशन का अगर पूछा जाए कि पब्लिकेशन कब बंद किया गया, तो 2012 ईस्वी में, और प्रिंटिंग ही कब बंद कर दी गई, तो वह 2010 ईस्वी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डाटाबेस इंडियन पेटेंट 2012 इन पब्लिश्ड बाय। डेटाबेस भारतीय पेटेंट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ए ऑप्शन है निस्केयर, बी ऑप्शन है नेस्डॉक, सी ऑप्शन है निस्टार्स, और डी ऑप्शन है डेसीडॉक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, निस्केयर। निस्केयर द्वारा ही इंडियन पेटेंट्स का डाटाबेस पब्लिश किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। निस्केयर 2002 में आई थी, और भी सभी का मैंने कई बार पिछले क्लास में ईयर बता चुका हूँ। इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अफ्रीकन रिकॉर्डर इज विच टाइप ऑफ पब्लिकेशन? अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्टरी है, बी ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी है, सी न्यूज डाइजेस्ट है, या डी है बिब्लियोग्राफी। तो अफ्रीकन रिकॉर्डर जो है एक प्रकार का न्यूज डाइजेस्ट होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। न्यूज डाइजेस्ट यानी अफ्रीकन रिकॉर्डर का कार्य है कि जो अफ्रीकी देश है उसके जो भी इवेंट्स होते हैं उसकी जो समरीज होती है वह प्रकाशित की जाती है। और यह अफ्रीकन रिकॉर्डर
62 ईस्वी से प्रकाशित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, द बुक द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज रिटन बाय। एक बुक है जिसका नाम है द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए ऑप्शन है एस एल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लैंकेस्टर। बी ऑप्शन है सी एच भूसा एंड एस पी हाटर। सी ऑप्शन है टी विल्सन एंड डी एलन। डी ऑप्शन है आई एस सिम्पसन। तो ये जो बुक है वह 1977 ईस्वी में लिखी गई थी। ये जो बुक है वह 1977 यानी 1977 ईस्वी में लिखी गई थी और यह एस एल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लैंकेस्टर द्वारा लिखा गया है। इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। जो ये पुस्तक है द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस, वह एस एल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लैंकेस्टर द्वारा 1977 ईस्वी में लिखी गई थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल में नए हैं या हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो एक बार मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो कि है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीजा। लीजा का प्रिंट संस्करण जो होती है उसकी आवृत्ति क्या है? तो लीजा का, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि लीजा 1969 ईस्वी में आई थी और सॉरी, हाँ 1969 ईस्वी में आई थी। और इसका जो प्रिंट संस्करण होता है वह मंथली होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंथली। लीजा का अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दी जाए तो वह मंथली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, केसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट इज ए। केसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट क्या है? तो यह डायरेक्टरी है या बायोग्राफी है या न्यूज डाइजेस्ट है या बिब्लियोग्राफी है, आप सभी को बतानी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूज डाइजेस्ट। यानी किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है वह एक प्रकार का न्यूज डाइजेस्ट है। और यह जो किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट है वह 1931 ईस्वी में लंदन में से प्रकाशित मंथली न्यूज डाइजेस्ट है। और यह 1931 से 1986 के बीच में कुल 32 वॉल्यूम का प्रकाशन हुआ था और 1987 में इसका 33rd यानी 33वां वॉल्यूम का प्रकाशन हुआ था। ये आप लोग कुछ फैक्ट्स हैं जिसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट इज पब्लिश्ड फ्रॉम। किसिंग्स का रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स किसके द्वारा या कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो है लंदन से प्रकाशन किया जाता है और इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी से हो रहा है। 1931 से और 86 के बीच में कुल 32 वॉल्यूम आया था और ये जो 32 वॉल्यूम था यह किसिंग कंटेम्पोरेरी आर्चीव्स के नाम से प्रकाशन किया गया था। ये जो 1931 से 86 के बीच में जो 32 वॉल्यूम प्रकाशन हुआ था वह किसिंग्स कंटेम्परेरी आर्चीव्स के नाम से प्रकाशित हुआ था, परंतु 1987 में जो कि इसका 33वां वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था वह किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये याद रखेंगे और यह एक मंथली प्रकाशन होता है, मंथली आवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर कंटेंट ऑफ आईएसआई वेब ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के आईएसआई वेब की मुख्य सामग्री है? ए ऑप्शन है करेंट कंटेंट, बी ऑप्शन है आईएसआई प्रोसीडिंग्स, सी ऑप्शन है डेरिवेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स या डी ऑप्शन है एग्रीकोला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यह जो आईएसआई वेब होती है यह करेंट कंटेंट भी होता है, आईएसआई प्रोसीडिंग्स भी होता है और डेरिवेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स भी इसकी मुख्य सामग्री के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ए बी सी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए बी सी डी सी आर करेक्ट हो जाएगा। एग्रीकोला जो है वह एग्रीकल्चर और एग्री से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्रीकोला इज एन ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ।
तो जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो फर्स्ट ए ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, बी ऑप्शन है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं एग्रीकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बता दूं कि एग्रीकोला का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा एग्रीकल्चरल ऑनलाइन एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया इज। डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है? तो ए ऑप्शन है वीकली, बी मंथली, सी बाई मंथली या डी फोर्टनाइटली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए वीकली हो जाएगा। डेटा इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वह वीकली प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ओपन गवर्नमेंट डाटा ओजीडी प्लेटफॉर्म इंडिया वाज लॉन्च इन। ओपन गवर्नमेंट डाटा ओजीडी प्लेटफॉर्म इंडिया को कब लॉन्च किया गया था? तो ये ऑप्शन है अगस्त 2012, बी ऑप्शन है सितंबर 2012, सी ऑप्शन है अक्टूबर 2012 और डी ऑप्शन है नवंबर 2012। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर 2012 में ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म इंडिया को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म इंडिया हैज 4 मेजर मॉड्यूल्स। ओपन गवर्नमेंट डाटा ओजीडी प्लेटफॉर्म इंडिया के 4 प्रमुख मॉड्यूल हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ए दिया हुआ है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीएमएस, बी ऑप्शन दिया हुआ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस और विजिटर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी वीआरएम और डी ऑप्शन है कम्युनिटी। और ये चारों जो है वह ओ जी डी का 4 प्रमुख मॉड्यूल है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑल ऑफ द अबव यानी ए बी सी डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए बी सी डी आर करेक्ट और यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग विथ रेफरेंस टू आईएनबी। आईएनबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए ऑप्शन है एक्सक्लूड म्यूजिकल स्कोर, बी ऑप्शन है फर्स्ट अपीयर्ड इन 1951 और सी ऑप्शन है क्लासिफाइड पार्ट flows CC and but DDC number assigned at the bottom और डी ऑप्शन है द मेन एंट्री आर इन रोमन स्क्रिप्ट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट अपीयर्ड इन 1951 लिखा हुआ है यह गलत है, यह फर्स्ट अपीयर्ड इन 1958 हो जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है कि क्लासिफाइड पार्ट फ्लोज सीसी, जबकि क्लासिफाइड पार्ट जो होता है वह डीडीसी का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। और जो सीसी नंबर होता है वह बॉटम में असाइन किया जाता है, जो सीसी का प्रयोग होता है वह बॉटम में प्रयोग होता है। तो ये भी गलत दिया हुआ है 2 ऑप्शन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी एंड सी। बी एंड सी इसे आप लोग याद रखेंगे, जबकि ए एक सही है और डी जो ऑप्शन है वह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे Indian National Bibliography is arranged under 2 parts general publication and fill in the blanks है publication। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को 2 भागों में व्यवस्थित किया गया है, जो कि पहला है जनरल पब्लिकेशन और दूसरा आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में प्राइवेट पब्लिकेशन या बी इलेक्ट्रॉनिक, सी गवर्नमेंटल या डी नॉन बुक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नमेंटल। एक तो आईएनबी द्वारा दो दो पार्ट्स में प्रकाशन किया जाता है, जिसमें पहला है जनरल पब्लिकेशन और दूसरा है गवर्नमेंटल पब्लिकेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट फ्लड्स इन बिहार कैन बी फाउंडेड इन। बिहार में हाल ही में आई बाढ़ के बारे में जानकारी कहाँ से हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं? तो ए है एशियन रिकॉर्डर, बी है डाटा इंडिया, सी है इंडिया रेफरेंस एनुअल या डी है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया। तो ये जो दिया हुआ है टॉपिक फ्लड्स इन बिहार, वह हम लोग एशियन रिकॉर्डर से प्राप्त कर सकते हैं। और डाटा इंडिया यानी इंडिया का जो भी डाटा होता है उससे संबंधित यहाँ पे होता है, जबकि इंडिया रेफरेंस एनुअल से प्राप्त हमें नहीं होगी। और स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया से भी, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट में जो होती है ना वह सांख्यिकी से संबंधित है, तो सांख्यिकी का तो यहाँ कोई बात की नहीं गई है।
और डाटा की बात की गई है, और एशियन रिकॉर्डर में जो होता है वह जितने भी न्यूज होते हैं एशिया से संबंधित, और बिहार जो है एशिया के ही अंतर्गत में आता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ए बी आर करेक्ट हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ओपन एक्सेस इनिशिएटिव पॉलिसी स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर एडॉप्शन डिक्लेरेशन एट इंटरनेशनल लेवल। इसमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंगीकरण या घोषणा वर्ष हुआ था, उसको व्यवस्थित करना है ईयर के हिसाब से। तो जो ए ऑप्शन दिया हुआ है, द कोलेशन ऑफ ओपन एक्सेस पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है COAPI। तो ये जो है 2011 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। और जो बी ऑप्शन है, द बर्लिन डिक्लेरेशन एंड ओपन एक्सेस टू नॉलेज इन द साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, इसकी जो घोषणा वर्ष है या अंगीकृत किया गया था वह 2003 है। जबकि द बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव का 2002 में अंगीकरण किया गया था या घोषणा की गई थी। और स्कॉलरी पब्लिशिंग एंड एकेडमिक का पब्लिकेशन 1998 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई थी। तो इसे अब हम लोग क्रम से सजाएंगे, तो सर्वप्रथम 1998 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा स्कॉलरी पब्लिकेशन एकेडमी। उसके तत्पश्चात ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 2002 ईस्वी में दी बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स आई थी। उसके बाद ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें दी बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओपन एक्सेस नॉलेज इन साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ए अंत में, यानी इसका जो सही क्रम है DCBA। आपको यहाँ डी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और यह डी ऑप्शन में दिया हुआ है DCBA। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो मैंने ये ईयर लिखवाया है, इस ईयर को याद कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न वर्ष के अनुसार सजाने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। Coalition of Open Access Policy Institution (COAPI) was formed by a group of universities of Open Access Policy Institution, जिसे COAPI का गठबंधन किस विश्वविद्यालय के एक समूह द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है साउथ अमेरिका, बी ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका, सी ऑप्शन दिया हुआ है साउथ अफ्रीका, और डी है एशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के द्वारा। नॉर्थ अमेरिका में जो विद्यालयों का एक समूह है, उसी के द्वारा कोलिशन ऑफ ओपन एक्सेस पॉलिसी इंस्टीट्यूशन COAPI का गठन किया गया था। COAPI का गठन पूछ लिया जाए कि कब किया गया था, तो यह सन 2011 ईस्वी में किया गया था। और नॉर्थ अमेरिका के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं, उसके एक समूह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। Budapest Open Access Initiative (BOAI) is a public statement of principles relating to open access of research literature, was first released in Budapest Open Access Initiative, जिसे BOAI अनुसंधान साहित्य की खुली पहुंच से संबंधित सिद्धांतों का एक सार्वजनिक बयान है, जिसे पहली बार कब जारी किया गया था। तो ए ऑप्शन है फरवरी 2002, बी ऑप्शन है मार्च 2002, सी ऑप्शन है सितंबर 2002, और डी ऑप्शन है नवंबर 2002। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो फरवरी 2002 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव जो है वह फरवरी 2002 में पहली बार जारी किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर फरवरी 2002 हो जाएगा। और BOAI का फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, जो कि बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव होता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बथिस्टा statement on open access publishing was first released in ओपन एक्सेस पब्लिशिंग पर बथेस्टा स्टेटमेंट पहली बार कब जारी किया गया था। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 2001, बी ऑप्शन है 2002, सी ऑप्शन है 2003, और डी ऑप्शन है 2004। तो जो बथेस्टा स्टेटमेंट ऑन ओपन एक्सेस पब्लिशिंग जो हुआ था, वह सबसे पहले 2003 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं स्कॉलरली पब्लिशिंग एंड एकेडमिक रिसोर्स कोलेशन, जिसे हम लोग स्पार्क के नाम से जानते हैं, वह इसका गठन कब किया गया था। यानी विद्वानों के प्रकाशन और अकादमिक संसाधन गठबंधन CSPARC का गठन कब किया गया था। ए ऑप्शन है 1997, बी ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन है 1999 और डी ऑप्शन है 2001। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पार्क जो SPARC है, जिसे हम लोग पब्लिशिंग स्कॉलरली पब्लिशिंग एंड एकेडमिक रिसोर्स कोलेशन के नाम से जाने जाते हैं, उसका गठन 1998 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और यह हम लोगों का क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तो मेरे इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करने का प्रयास करें। ए डिक्शनरी दैट ट्रेसेस द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज, यानी कि एक शब्दकोश जो शब्दों की उत्पत्ति का पता लगाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है सब्जेक्ट डिक्शनरी, बी ऑप्शन है स्पेशल पर्पस डिक्शनरी, सी ऑप्शन है ट्रांसलेटिंग डिक्शनरी और डी ऑप्शन है इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी। इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी जो होती है, इसके द्वारा हम लोग एक किसी भी शब्दकोश की उत्पत्ति का, उसके शब्दों की उत्पत्ति का पता लगाने का कार्य करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यह हम लोग का इस क्लास का, जो कि यूनिट 3 के हम लोग सेट 2 कर रहे थे, इसका अंतिम प्रश्न था। तो थैंक यू दोस्तों। और जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है सब्सक्राइब एंड शेयर, तो आप सभी से आग्रह है, विनती है कि मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं इसी प्रकार के कुछ गिने चुने बहुत ही महत्वपूर्ण और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आप सभी के समक्ष लाऊंगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। तो ये एक क्यूआर कोड है, जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और क्यूआर कोड के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। और इस क्लास की पीडीएफ भी यहीं से आप सभी को उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को एक बार और सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।